आईआईटीएंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स कर रहे थे, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। तो उसमें अब लवण की ओर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझना होगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण यानी उदासीन कर देना, न्यूट्रल कर देना। जैसे आप जानते होंगे एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है। मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसे बोलते हैं नेगेटिव और इसे बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जीरो। जैसे होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसी तरह पॉजिटिव को यहां पर हम लोग एसिड बेस में कैसा मान रहे हैं कि मान लो कि ये एसिड है और ये बेस है और फिर ये हो जाएगा सॉल्ट। इस तरह से हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए ना एसिड हो ना बेस हो तो वो सॉल्ट बन जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। आपने रियल लाइफ में देखा भी होगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह में भी देखा होगा, चुंबकों में भी देखा होगा। चुंबक में उसी तरह नॉर्थ और साउथ होते हैं कि जब दोनों मिल जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि मिल जाते हैं, धनायन और ऋणायन जब मिल जाते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं रह जाता और चार्ज जीरो हो जाता है। इस जीरो चार्ज को के हो जाने को न्यूट्रल कहा जाता है। इस तरह से अगर हमारा लवण बन जाता है एसिड और बेस को मिलाने से तो कुछ न्यूट्रल चीज आ गई है, इसीलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल को हिंदी में ही क्या कहते हैं? उदासीन। धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो उदासीनीकरण के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करें भाई, NaOH ले लें, HCl ले लें। तो NaOH क्या है भाई? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl क्या है? ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब यहां पर तरीका क्या होता है ये थोड़ा सा बता भी चुका हूं मैं पहले की क्लासेस में, फिर से बता रहा हूं थोड़ा, ताकि हर बार आप ये करना सीख जाए। तो यहां पर जब भी H और OH मिल जाएंगे तो यार बच्चों H और OH को मिला के हम लोग कैसे लिख दें? OH यहाँ है, इस H को बगल में लिख दो तो ये HOH हो गया। HOH बोले या H2O बोले एक ही बात है। तो बस हम लोगों ने H2O अलग से निकाल लिया। यहाँ पे जो इस लाल बक्से के अंदर है वो H2O है। अब बचा क्या? Na और Cl। NaCl को आप पहचानते होंगे, मैं बता भी चुका हूं आपको। इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये हो गया वाटर। मैंने ये रिएक्शन इस तरह की बताई है, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसको उदासीनीकरण कहा जाता है। तो अब हम लोग उसको उदासीनीकरण टॉपिक से ही कर लें। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है? बेस है, यानी कि वो अपने आप में एक क्षारक है। और ये एसिड है, यानी कि ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये सॉल्ट है, यानी कि ये नमक हो गया, यानी कि लवण हो गया। और ये तो आप जानते ही हैं वाटर, तो वाटर ही है। तो इसका मतलब उदासीनीकरण में कभी भी कोई बेस और एसिड मिलाया जाए तो हर बार सॉल्ट और वाटर बनता है बच्चों। तो इसी बात को लिख लेते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया द्वारा लवण और पानी बन जाने की प्रक्रिया को उदासीनता की क्रिया कहते हैं। चाहे उदासीनता की क्रिया बोले, चाहे उदासीनीकरण बोले, एक ही बात है। वही चीज आपका क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें सवाल किस तरह आएगा
कि भाई जब अम्ल और क्षारक बनते हैं तो क्या नहीं बनता है, तो आपको ऑप्शन लवण और पानी दोनों में से कोई नहीं ऐसा करके आएगा, तो आप लवण और पानी दोनों करके आएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या नहीं बनता है तो उस केस में वैसे ऑप्शन हो जाएंगे कि भाई खनिज नहीं बनता है, या उसमें कुछ पीएच इंडिकेटर नहीं बनता है, कुछ भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं। अगर क्या बनता है वो सवाल आता है तब आप ये लिख कर आएंगे लवण और पानी दोनों बनता है। अगला सवाल आता है कि धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है। ठीक है भाई, कौन सी गैस है। तो अब धातु आप ले लीजिए कोई भी, हमने जिंक ले लिया, सबसे ज्यादा जिंक वाला ही आपको सारी किताबों में यही उदाहरण सबसे पहले दिखाई देगा। और अम्ल मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया ZnH2SO4। तो क्या होगा बच्चों, गैस, अब देखिए क्या संभव है। गैसें क्या क्या होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई आपको कौन कौन सी गैसें देखने को मिलती है ना, थोड़ा लॉजिक से भी करने की कोशिश करें, केवल याद ही ना करते रहें। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2। ये सब बहुत ज्यादा काम की गैसेज हैं, इनसे सवाल आता रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है मान लीजिए O2, H2, N2, ठीक है, यही सब गैसें आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक और लिख लेते हैं H2S। फिर ऐसी क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी आपको देखने को मिलेगी। इनको अलग अलग इस तरह रखा है क्योंकि यहाँ पर मिश्रण है, मतलब दो या दो से अधिक यहाँ पर एटम लिए गए हैं, यानी कि परमाणु लिए गए हैं, और यहाँ पे एक ही टाइप के परमाणु लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग है, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग है, N और ऑक्सीजन अलग अलग है, परंतु यहाँ पर सारी एक ही जैसी गैसेज है। एक और गैस बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है, ओजोन। सबको अलग अलग हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं अभी उन बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो इनका नाम भी नहीं जानते हैं, उनके लिए नाम लिख रहा हूं। अगर आपको ये सारे नाम आते हैं, आपके लिए बहुत आसान है, तो थोड़ा सा वीडियो को आप आगे कर सकते हैं, फिर आगे वापस हम लोग धातुओं की अभिक्रिया पे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं सारे बच्चे बेनिफिट हों इसलिए मैं नाम लिख रहा हूं। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब कुछ लोगों को इंग्लिश हिंदी में भी दिक्कत होती है, तो मैं हिंदी सारे नाम एक साथ लिख दूंगा हिंदी में भी, जैसे ही आप एकदम से वीडियो में जंप आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। और वैसे आपको इंग्लिश में भी नाम आने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से ही हिंदी में नाम बनाए गए हैं केमिस्ट्री में। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको बोला जाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन ये याद रखिएगा बच्चों, ये इससे ज्यादा इसका फेमस नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लाफिंग गैस। हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि लाफिंग गैस का, हंसी वाली गैस का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग N2O पे जाते हैं। फिर H2S को हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। उसी तरह इधर वालों के नाम आ जाएंगे, ओजोन, है ना, O3 जो होती है ओजोन होती है,
और O2 क्या होती है ये आप जानते होंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ये आखिरी वाली बताइए ब्रोमीन, ये ना। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक आपको डाउट आ रहा होगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी नाम इसका होता है, वो कम फेमस है। सबसे फेमस तो लाफिंग गैस है। एक और नाम होता है, वो हिंदी में मैं लिख देता हूं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी इसका नाम होता है। और बाकी H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये सारी काम की गैसों के हम लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी में नाम नोट डाउन कर लिए हैं। आपने भी नोट कर लिया होगा, थोड़ा टाइम लगा के वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर आप कभी H को हाइड्रोजन लिख देते हैं और जस्ट पहले आपने H2 को आपने हाइड्रोजन लिख दिया। यही चीज O में होता है, O भी हाइड्रोजन होता है, O2 भी हाइड्रोजन होता है। तो मतलब डिफरेंस क्या है, थोड़ा इसमें और ज्यादा समझाइए। तो इसको आप समझ लीजिए, केवल H अगर लिखा होगा तो ये अपने आप में हाइड्रोजन का एक एटम, यानी कि हाइड्रोजन का एक क्या है, परमाणु। ठीक है, केवल एक H लिखा रहे इसका मतलब ये हाइड्रोजन का परमाणु है, या फिर हम लोग बोलेंगे दिस इज एन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब H2 जो है, तो अब यहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस का अणु क्या है, केवल हाइड्रोजन गैस से और अच्छा बोलना होगा, हाइड्रोजन गैस का अणु है। अब इसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये अंतर होता है, लोग इसे भी हाइड्रोजन बोल लेते हैं, इसे हाइड्रोजन गैस बोल लेते हैं, तो वो बोलना गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 में कुछ खास नहीं है, यही दो हाइड्रोजन अगल बगल आकर एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, एकल बंध बना लेते हैं। ये जो लाइन हम लोग बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब काफी गैसेस आपने समझ ली, एकल बंध आपने समझ लिया, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन परमाणु में अंतर आपने समझ लिया। तो अब वापस अपने सवाल पे आते हैं। अभी तक तो सवाल को समझने के लिए थोड़ा होमवर्क किया हमने, अगर वो सब आपको नहीं आता, वो सब आपको पहले से आता था, तो अब आपको डायरेक्टली इधर आ जाना चाहिए था वीडियो स्किप करते करते। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है, गैस कौन सी बनेगी। एग्जाम में ऑप्शन भी इसी तरह के आएंगे। कैसे, बहुत बढ़िया ऑप्शन देगा वो, H2S, B, H2, C, O2, D, H2O। देखिए आपकी अपने H2SO4 में H2S भी घुसा हुआ है, H2 अकेले भी, और O2O4 है तो O2 तो बन ही जाएगा, और H2O, ये सब बने हुए हैं और आपको इनमें से चुनना होगा। तो सच बात यह है कि ऐसी स्थिति में सबसे स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश की जाती है। स्टेबल कंपाउंड का बच्चों क्या मतलब हुआ, ऐसी चीज जो एक बार बन जाए तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो। जैसे आपके घर में साधारण नमक जो होता है वो NaCl, उसको एक जगह छोड़ दिया जाए, धूप में रख दिया जाए, पानी में मिला दिया जाए, उसका स्वरूप बिगाड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पानी में मिला दें, पानी सुखा दें, वापस नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी चीज को बोला जाता है स्टेबल कंपाउंड, ऐसा यौगिक जो बहुत समय तक टिका हुआ। तो आप एक बात याद रखिएगा बच्चों कि लवण जो है वो बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। स्टेबल कंपाउंड को हिंदी में क्या कहेंगे,
स्थाई यौगिक, तो स्थाई यौगिक अगर एक बार बन गया तो रिएक्शन बहुत जल्दी स्थाई यौगिक की तरफ जाती है। मतलब अगर कोई भी चांस हो कि भाई लवण बन जाए या लवण जो अपने आप में स्थाई यौगिक है, तो रिएक्शन उसी दिशा में जाती है। तो बहुत आराम रहता है कि ZnSO4 से मिल जाए। Zn क्या करें, ZnSO4 से मिल जाए। ये भी अपना NaCl का दोस्त है, ठीक है। यहां जैसे NaCl क्या है, लवण है, लवण सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, तो इसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। अंग्रेजी में लिख देता हूं, जिंक सल्फेट। ये अपने आप में क्या है, एक लवण, जिंक सल्फेट एक लवण है। तो अब देखिए ZnSO4 खत्म हो गया तो बचा क्या, H2, तो इसीलिए इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो याद रखिएगा कि जब, अच्छा यहां पर केवल जिंक वैसी धातु नहीं है, यहां पर आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं जिंक धातु है और अम्ल जो है वो H2SO4 है। केवल जिंक ये रिएक्शन नहीं देता है, और भी धातुएं हैं वो भी ये अभिक्रिया को फॉलो करती हैं, वहां पे भी ये अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अभी जैसे हम लोग NaCl की बात कर रहे थे, आप क्या करिए, Na ले लीजिए और यहाँ पे एसिड HCl लीजिए। भाई NaCl बनाने की अगर कोशिश करना है तो एसिड HCl ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, NaCl यहां बन जाएगा। और अब देखिए ये Na है और ये Cl है, तो अब आपके पास क्या बचा, केवल H बचा। लेकिन आप केवल हाइड्रोजन गैस का एक एटम नहीं बना पाएंगे, एक एटम हमेशा दो एटम बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे, क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे इधर 2 लगाया है तो 2 हाइड्रोजन तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अब बाकी चीजें बिगड़ गई हैं, तो 2 क्लोरीन आ गए हैं, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन कर रहे हैं, 2 Na हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 कर दें। ये 2 जो मैंने लगाया है इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं, आप जानते भी होंगे पहले से। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकल रही है, यहाँ पे एक नया लवण बन रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl। उस तरह से और भी रिएक्शन आ जाएंगी, जैसे मान लीजिए जिंक का हम लोग HCl से कराएं, जिंक का HNO3 से कराएं। देखिए जिंक प्लस HCl है ना, और जिंक प्लस HNO3 ऐसा करा ले मान लो, तो हर केस में एक काम जरूर होगा कि ये हाइड्रोजन तो उड़ाना ही है। अच्छा, ये ऊपर एरो का क्या मतलब होता है, H2 के ऊपर एरो लगाने का मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन होगी तो बहुत सारी आवाज आएगी, बहुत ज्यादा गैस निकलेगी, और जो गैस ऊपर उड़ रही होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी, ये कहना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये भी कर सकते हैं आप ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक बार 2 आप ले आएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और फिर जिंक का अगर HNO3 से होगा तब क्या होगा, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जैसे मतलब एक बार वैलेंसी भी आपको कराना पड़ेगा तब ये सब समझना आसान होगा। जैसे ये Na में एक ही चार्ज होता है और जिंक में 2 चार्ज होते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए हम इधर आते हैं तो SO4 जो होता है वो 2- होता है, और जो आपका Cl है वो केवल माइनस होता है, जो NO3 होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। ओके, तो अब इसी सब बातों को आप देख सकते हैं कि Zn2+ ऐसा है और SO4 2- है, तो +2 - 2 दोनों यहाँ कैंसिल हो गए। Na केवल प्लस है, Cl केवल माइनस है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, NaCl बन गया।
लेकिन जब बात आ गई जिंक और Cl की, तो एक बार 2 है और एक बार माइनस है, तो बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन होते हैं। इसमें ट्रिक ये होती है, करने का तरीका जो किताबों में लिखा रहता है, वो कहते हैं Zn2+ और Cl-। अगर अलग अलग है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? Zn तो अपनी जगह पे रहेगा, Cl अपनी जगह में रहेगा, लेकिन चार्ज इधर उधर हो जाएगा। तो इसका जो ये चार्ज है ये इधर आ जाएगा और Zn में मतलब एक तरीके से 1 ही रहा, और इसका जो चार्ज होगा वो इधर चला जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ, तो Zn1 Cl2, Zn1 बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या कर रहे थे, Zn Cl2। इस तरह से कंपाउंड बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, HNO3 है, तो फिर देखिए NO3 माइनस है और Zn2+ है, यही काम फिर से करना सीखें, Zn2+ और NO3 माइनस। तो इसका माइनस Zn के पास चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, जब बाद में लिखते हैं, और इसका 2 इधर चला जाएगा, NO3 2 लगाना है। तो अब यहाँ से पहले से तो 32 दिखने लगेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट अब फिर से 1 तो हमें लिखना नहीं है, तो ये कैसे लिख जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सब चीजें काफी बच्चों को आती हैं, जिनको नहीं आती उनके लिए मैं इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये मैं बता ही चुका हूँ, जिंक सल्फेट है, ये भी मैं बता चुका हूँ, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे ZnNO3 का होल ट्वाइस है, तो इसको बोलेंगे जिंक नाइट्रेट। ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक और ये नाइट्रिक अम्ल। तो बिल्कुल इस तरह से आपको एग्जाम में आ जाएगा, जब जिंक की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर है हाइड्रोजन। तो दूसरी तरीके से पूछा जाएगा, जब जिंक की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो कौन सा लवण बनता है, जिंक नाइट्रेट। फिर एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया होने में कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर हमेशा एक ही है, हाइड्रोजन, चाहे कोई भी अभिक्रिया हो। अब ऐसे पूछ सकते हैं, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस के अलावा क्या बनता है, तो बोलेंगे उस धातु का लवण। क्या बोलेंगे, उस धातु का लवण, या सिर्फ ये बोलेंगे लवण बनता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लवण यानी कि सॉल्ट, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सॉल्ट बनता है। अब आता है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। जिंक को हिंदी में कहते हैं जस्ता, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। जिंक Zn हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH हो गया। NaOH अपने आप में एक क्षारक है। तो अब इन दोनों की अगर हम लोग अभिक्रिया निकालेंगे तो Zn प्लस NaOH, और आश्चर्य की बात यह है कि तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ पे 2 हमें लगाना पड़ेगा। अब जो भी बचा वो साथ में आ जाएगा, Na2 2 बार है, Zn बचा और O भी 2 बार है, तो ये हो जाता है Na2ZnO2। मैंने बताया था कि जब भी 2 तरह के मेटल एक ही नॉन मेटल से मिल रहे होते हैं तो उसको हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं, है ना, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो अब ये इसका नाम आपको याद कर लेना चाहिए, ये ज्यादा लोग नहीं जानते इसका नाम, ये है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। तो इसका मतलब अगर जस्ता, कम से कम जस्ता तो श्योर हो गया कि जस्ता चाहे अम्ल से रिएक्शन करे, जो पहले पढ़ा था, और चाहे जस्ता क्षार से रिएक्शन करे,
क्षारक से रिएक्शन करे, दोनों ही केस में हाइड्रोजन निकलती है। तो याद रखिए, जस्ता अम्ल से रिएक्शन करे तब भी हाइड्रोजन निकलेगी, जस्ता क्षारक से रिएक्शन करे तब भी हाइड्रोजन निकलेगी। पहले भी लवण बनेगा और यहाँ पे भी लवण बनेगा। पहले वहां पर प्योर सॉल्ट बनता था, सिंगल सॉल्ट बनता था, यहाँ पे मिक्स्ड सॉल्ट बन रहा है, यानी मिश्रित लवण बन रहा है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। पहले तो कार्बोनेट को समझते हैं। कभी भी CO3 लगा हो किसी मान लीजिए मेटल में या धातु में CO3 जुड़ा हो तो वो कार्बोनेट होगा, CO2 नहीं, CO3। और कभी कभी HCO3 जुड़ा हो तो वो बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, तो कार्बोनेट जुड़ा होगा किसी चीज से और बाइकार्बोनेट भी जुड़ा होगा। वैसे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, पावर में लिखना चाहिए, वैलेंसी में लिखना चाहिए, लेकिन समझने के लिए कि यहाँ कुछ भी हो लेकिन CO3 है तो कार्बोनेट, यहाँ कुछ भी हो लेकिन HCO3 हो तो बाइकार्बोनेट। इनकी अब हम लोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को उठा लेते हैं। तो पहले बाइकार्बोनेट को समझते हैं। यहाँ पे अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो मैं नाम लिख देता हूं। नीचे वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऊपर वाला है सोडियम कार्बोनेट। ऊपर वाला सोडियम कार्बोनेट, नीचे वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम समझ ही गए होंगे आप, जो मैंने शुरू में आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, अब NaHCO3 किससे जा रहा है भाई? HCl से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही हम लोगों ने लिख लिया। लेकिन याद रखिएगा, जब भी CO3 आपको कहीं दिखे तो CO3 का मतलब है CO2 निकलने वाली है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली है। बहुत ही आसान क्वेश्चन कोई पूछता कि जब भी कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तब भी आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या करें, अपने मन में सोचें कि ये दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे और जो बचा NaCl, वो तो NaCl क्या है, अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है ना, ऐसा यौगिक है जो स्थायी रहेगा, तो वो तुरंत बन जाएगा। स्थायी चीज तो बहुत जल्दी बन जाएगी। अब बचा, यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन यहां से चोरी कर ले तो H2O हो गया। अब इस CO3 की एक ऑक्सीजन जा चुकी है तो ये CO2 बचेगा और अपना काम हो गया। यहां पे भी लगभग उसी तरह काम होगा। यहां पे देखिए Na2 है और यहाँ Cl अकेले है। NaCl तो बनना ही बनना, हमने आपको क्या पढ़ाया, स्टेबल कंपाउंड बहुत जल्दी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl। लेकिन 2Na है, दोनों Na को सेटिस्फाई करना है, दोनों सोडियम को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो अपना काम बन गया। अब उस केस में यहाँ पर फिर से आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल ही देना है, निकाल लीजिए आराम से, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों सोडियम खर्चा हो गए, दोनों क्लोरीन खर्चा हो गए। अब 2 हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन बचा, तो वो भी अपना H2O बना देगा। तो इस तरह से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों ही केस में एक ही चीजें बना रही है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखिएगा, चाहे कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से हो, चाहे बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से हो, बनना केवल 3 चीजें हैं और वही चीजें बनेंगी, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब तीनों में रिजल्ट वही आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो में अंतर है। यहाँ रेशियो क्या, 1:1:1,
और यहाँ पे रेशियो क्या है 2:1:1। ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, ये 2 ये वाला 2, ये 1 यहाँ पे बन रहा होगा, ये 1 यहाँ पे बन रहा होगा। उसी तरह यहाँ पे ये रेशियो 1:1:1। अब ऐसा कोई पूछ सकता है कि किसी भाई कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये भी तो लवण है। जब कोई लवण HCl से अभिक्रिया करता है तो 1:1:1 में ये बनते हैं, NaCl बनता है, या लवण पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप गेस करिए कि वो लवण क्या है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, डाइसल्फेट। तो हम लोग किसमें चले जाएंगे, बाइकार्बोनेट में। जब रेशियो दे दिया जाए 2:1:1 तब हम लोग किसमें जाएंगे, कार्बोनेट में। इस तरह से उल्टा सवाल भी पूछ सकता है, काफी कठिन अगर आता है तो तभी ऐसा होगा।